22 में जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा हुआ था, जितना भी सारा शिफ्ट में लिया गया था, उसको 1 बाय 1 एक वीडियो में 20-20 क्वेश्चन करके जब तक एनटीपीसी का एग्जाम खत्म नहीं हो जाती तब तक हम लोग देखेंगे। कहीं ना कहीं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अब आपको सिर्फ रिवीजन का करने का टाइम है, ना कि आपको तैयारी करने का। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगेगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे, जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग वाली एक तकनीक जो होता है एंडोस्कोप की किस परिघटना पर आधारित है। पूछा क्वेश्चन है कि एंडोस्कोपिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए है पूर्णांतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो पूर्णांतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब ये हमारा हाथ है शरीर में, यहाँ से ये सिग्नल भेजेगी और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के फिर इंस्ट्रूमेंट में वापस आ जाएगी। तो ये एक हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा था? सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? क्वेश्चन नंबर 2 ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। सूखी बर्फ जो है किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड या पानी का या वायु का या नाइट्रोजन का? तो आप लोग को पता है कि जो सूखी बर्फ जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का होती है। किसका होती है? CO2 का है। इसका अगर बर्फ बनाएंगे तो ये H2O ही होगा, ना कि ये अलग हो जाएगी। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सूखी या शुष्क बर्फ भी बोल सकते हैं, इसको शुष्क बर्फ भी बोल सकते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन में बोला क्या है? पुस्तक जो है, एक पुस्तक है जिसका नाम है मोदीज मिड्स टच इन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, मोदी मिड्स टच इन फॉरेन पॉलिसी का लेखक कौन है बताइएगा? अरुण शौरी, सुरेंद्र कुमार, प्रवीण मुखर्जी या अरुंधति राय। तो इसका जो पुस्तक, ये पुस्तक जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? सुरेंद्र कुमार। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है, क्योंकि खास करके मोदी के बारे में जितने भी पुस्तक आप पढ़ के जाइएगा उससे उसके रिगार्डिंग सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिल सकती है। तो मोदी से रिगार्डिंग जितना भी पुस्तक हम लेकर के आएंगे अगले एपिसोड में और वहां पे देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में बोला है धातुएं जो होती है तो उष्मा का क्या? उष्मा और विद्युत मतलब हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होती है, संचालक होती है ना, सिवाय। अब इसमें सिवाय मतलब क्या हुआ? इसके ऑप्शन के सिवाय एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम धातु, आयरन भी होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, विस्मत में मुझे डाउट है, सिल्वर भी है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगी? विस्मत के सिवाय ये ऑप्शन 3 जो जितना भी 3 धातु दिया हुआ है वो उष्मा और विद्युत का संचालक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला क्या है कि सर्वोदय की अवधारणा के स्थापना कौन थे? सर्वोदय एक अवधारणा चला था जब हमारे देश आजाद हुआ था, या आजादी से पहले एक अवधारणा चलाया गया था जो एक मुहिम था। ठीक है, तो एक मुहिम था, यही मुहिम को संस्थापक कौन थे बताइएगा? केजी मुसरू वाला पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो आप लोग को पता होगा कि महात्मा गांधी सक्रिय रूप से सर्वोदय योजना में अपना भागीदारी निभाए थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। तालचेर एक जगह का नाम है। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचेर जो है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है तालचेर? तो केवल उद्योग के लिए, भारी जल संयंत्र के लिए, जल विद्युत के लिए, या एटोनोमिक रिएक्टर मतलब एटोनोमिक रिएक्टर के लिए। तो ये तालचेर जो है वो भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। भारी जल संयंत्र सबसे ज्यादा यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे भारी जल संयंत्र तालचेर में स्थित किया गया है। समझ में आई? चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। ईमेल में BCC आप लोग CC पढ़े होंगे। CC का मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। ठीक है,
CuPy, ठीक है। कार्बन कॉपी होता है CC, उसी में आपको BCC मिलेगा। तो BCC का मतलब क्या होता है बताइएगा? बैक कार्बन कॉपी, बैक करेक्ट कॉपी, या ब्लाइंड कॉपी टू कॉपी, या ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आप लोग को पता है कि CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, B इसमें ऐड कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है? एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? एलिफेंटा कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। ये जो यहाँ पे जो मंदिर है, शिव मंदिर, शिव भगवान का मंदिर यहाँ पे मिलेगा। किसका? तो शिव जी का मंदिर मिलेगा। शिव भगवान जो यहाँ पे पहाड़ को काट करके इस मंदिर को बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है बताइएगा? पहला जो ऑप्शन है पल्लवों को, चोलों को, राष्ट्रकूटों को, या चालुक्यों को। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो राष्ट्रकूट को इस एलिफेंटा गुफा को या इस एलिफेंटा के मंदिर को बनाने का श्रेय दिया जाता है। चलिए अगला ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? अब बताइएगा कि प्लासी की लड़ाई क्यों हुई थी? जब बंगाल में गवर्नर रूल लागू हुआ था तो वहां पे राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए अंग्रेज जो थे वो बंगाल के गवर्नर को आपस में लड़ाते थे। आपस में लड़ा करके उससे फायदा अपने खुद को फायदा पहुंचाते थे। तो ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो मीर कासिम रॉबर्ट क्लाइव के बीच, या मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के बीच, या सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, ठीक है। ये 1757 में शायद हुआ था। हाँ, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आप लोग पढ़े होंगे जब ये संविधान बन रहा था तो एक एक्ट, ये हमारा भारत की आजादी से पहले 1947 से पहले एक एक्ट चलता था हमारे इंडिया में एक्ट चलता था। जैसे हमारा जितना भी एक्ट हो गया 1919 का हो गया, 1909 का हो गया, 1858 का हो गया, 1935 का एक्ट हो गया। ये सारा का सारा एक्ट यहाँ पे इंडिया में चलता था। तो यहाँ पे क्या बोला? किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया था। द्वैध शासन मतलब आपको राज्य में भी शासन वही करेगा और केंद्र से भी शासन चलेगा। तो इसमें कौन सी गवर्नमेंट एक्ट इंडिया लागू किया था? तो 1935 का, या 1958 का, या 1919 का, या 1909 का। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1935 का। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्व मंत्री कौन था? हुमायूं था? नहीं, ये तो भाई था तानसेन। ये गायक था टोडरमल था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? टोडरमल। राणा प्रताप सिंह तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन नंबर 12 में 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ाया गया था जिसका नाम था, मतलब जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन कर्जन के समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है। याद रखिएगा सारे गवर्नर का जितना भी पीरियड्स है सबका सब 1 बाय 1 लेकर के आऊंगा और उसमें क्या क्या उन्होंने एक्ट चलाए थे सारा का सारा उसमें बताएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या बोला था? 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ाया गया था जिसका नाम क्या था बताइएगा। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था कर्जन के समय, तो उसमें एक आंदोलन चला था जो क्या था? अपना देश में जितना भी कपड़े बनेंगे वो अपना ही देश में लोग पहनेंगे, विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे। तो यहाँ पे कौन सी आंदोलन हो गई? स्वदेशी आंदोलन। ये स्वदेशी आंदोलन को विरोध किया था कौन ने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया था कि हम विदेशी स्वदेशी आंदोलन क्यों कर रहे हैं। इसमें आप बहुत सारे कपड़ा भी जलाए गए थे, ठीक है। पूर्ण स्वराज ये भी था, लेकिन ये बाद में चला था, 1906 में चला था, ठीक है। 1906 में चलाया गया था। जब 1905 में था उसमें क्या था, स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। वैसी कृषि जो मृदा में नहीं होती है, मिट्टी में नहीं होगा, उस कृषि को क्या कहेंगे बताइएगा। अंतराल फसलन, अंतराल फसलन नहीं। रेशम उत्पादन नहीं, रेशम तो कहीं ना कहीं मिट्टी में ही होता ही है। आर्द्रता संवर्धन नहीं होता तो जल संवर्धन। वैसी कृषि पानी में किया जाता है वो उस तरह की कृषि को हम मृदा रहित कृषि कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक देश है या प्रमुख उत्पादक है बताइएगा। प्राकृतिक रबर का, नेचुरल रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, इस पे डाउट है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आ गया। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है बताइएगा। ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन एक तरह का एक रिवर है, ठीक है। ग्रैंड कैनियन में एक तरह का फ्लो ऑफ वाटर जाता है, ठीक है। वो किस नदी में स्थित है, तो ये जो ग्रैंड कैनियन है वो कांगो में है, हुआंगुओ में है, नील नदी में है या क्लोरेडो नदी में है। तो किस में है, तो क्लोरेडो नदी में। किसमें स्थित है ग्रैंड कैनियन, तो क्लोरेडो नदी में, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी, क्यों की गई थी बताइए। भारतीय खाद्य निगम का स्थापना अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न का भंडारण करने के लिए, अन्न का आयात करने के लिए या उपरोक्त में सभी। तो अन्न को प्राप्त करना जरूरी था, अन्न का भंडारण भी चाहिए और आयात भी जरूरी है। तो भारतीय खाद्य निगम का स्थापना कब क्यों किया गया था, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य बताइएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का क्या क्या उद्देश्य है, वनों की रक्षा और वृद्धि करना, ये भी सही है। वन तथा विरल मतलब जो विलुप्त हो गए पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना, ये भी सही है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित रखना, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या बोला है, निष्कृत मुद्रा खरी मुद्रा को संचालन से बाहर धकेल देती है, या खरी मुद्रा निष्कृत मुद्रा को संचालन से बाहर धकेल देती है। बैंक दर जो है, यहाँ पे देखिए, बैंक दर मौद्रिक नीति का एक औजार है, या सार्वजनिक ऋण जो है वो राजकोषीय नीति का एक औजार है। तो यहाँ एक इसका जो गलत ऑप्शन होगा वो क्या होगा, निष्कृत मुद्रा जो है वो खरी मुद्रा को संचालन से बाहर नहीं करती है, बल्कि खरी मुद्रा जो होती है ना वो निष्कृत मुद्रा को संचालन से बाहर करती है। मतलब सपोज हम इंडिया गवर्नमेंट जो है 2000 का नोट के बदले, मतलब 1000 नोट के बदले 2000 का नोट स्टार्ट किए थे, तो ये खरी मुद्रा हो गया और ये निष्कृत मुद्रा हो गया। तो खरी मुद्रा जो है ना वो निष्कृत मुद्रा को संचालन से बाहर कर दिया। समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, रजिस्टर। रजिस्टर क्या, एक तरह का मेमोरी है, ठीक है। उच्च गति स्मृति तत्व है, मेमोरी है, ठीक है, जो स्थित होता है किस में, मेमोरी में, सीपीयू में या आईओ में, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, रोम या ईपी रोम में। तो किस में होगा, इस सीपीयू में लगा हुआ रहता है, ठीक है, सीपीयू में लगा हुआ था। किस में लगा हुआ होता है, तो रजिस्टर जो होती है, रजिस्टर जो होती है वो सीपीयू में लगा हुआ था, सीपीयू में लगा हुआ था, ठीक है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, लोकसभा में अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक, अब बताइए कब तक ये अपने पद पर रहेगा, तो लोकसभा का विघटन ना हो जाए, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त ना हो जाए, अगले मंत्रिपरिषद का गठन हो जाए तब तक, या अगली लोकसभा का गठन ना हो जाए तब तक। बताइएगा, लोकसभा का विघटन ना हो जाए तो लोकसभा का विघटन हो जाएगा, ठीक है, फिर भी ये लोकसभा का अध्यक्ष बना रहेगा, समझ में आई। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त ना हो जाए, मतलब समाप्त हो गया, फिर भी ये अध्यक्ष बना रहेगा, अगले मंत्रिपरिषद का गठन हो गया, फिर भी ये मंत्रिपरिषद का लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा, लेकिन अगली लोकसभा का गठन हो गया तो ये लोकसभा का अध्यक्ष समाप्त हो जाएगा। अगली लोकसभा का गठन जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, तो पिछली वाली लोकसभा का अध्यक्ष जो रहेगा उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। इसी तरह का जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हम लेकर के आएंगे अगले सीरीज में भी एनटीपीसी के रिगार्डिंग।